हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो NCF 2005 है। इसमें रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए हम उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही NCF के जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCF 2005 जो है, इसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि हमें स्कूल में बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना है। कोई भी बेकार की चीज़ बच्चों को नहीं पढ़ानी, ठीक है। बच्चों को एक्सपीरियंस के बेस पर पढ़ाना है, ठीक है। और ये NCF 2005 जो है वो NCERT द्वारा बनाया गया था। हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज़ है। इसका जो उद्धरण किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति, उससे हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका NCF 2005 का उद्धरण किसके निबंध से हुआ था या उस निबंध का नाम क्या है। तो वो है सभ्यता और प्रगति, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया था कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो है ना, वो बच्चों की आनंद की कुंजी है। मतलब क्रिएटिविटी खुद करने के साथ, जब बच्चों को हम खुद कुछ करने के लिए देते हैं, उनको क्रिएटिव तरीके से पढ़ाते हैं या क्रिएटिविटी कराते हैं क्लास में, तो बच्चे उससे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी कुछ भी वो एक्वायर कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है ना, उसका अनुवाद जो किया गया है, NCF 2005 को जो ट्रांसलेट किया गया है वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है, और सभी भाषाओं में किया गया है। ये नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज़ भी कहलाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज़ किसे कहते हैं। तो NCF 2005 जो है उसे हम नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज़ भी कहते हैं। अब हम इनके प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं एक बार। NCF 2005 के प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका जो प्रिंसिपल, इसका जो सिद्धांत है वो है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब बच्चों को वो पढ़ाया जाए जो बच्चे अपनी रियल लाइफ से एक्वायर करते हैं या जो रियल लाइफ से सीखते हैं। जैसे कि बच्चा डेली स्कूल से घर जाता है, तो स्कूल से घर जाते हुए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखता है जो उसके माइंड में एकदम सेट हो जाती हैं। उसे रोज़ याद रहता है, आज मुझे ये दिखेगा, आज मुझे ये दिखेगा, क्योंकि वो चीज़ें उसे रोज़ दिखती हैं, ठीक है। अगर स्कूल की जो भी एजुकेशन है, बच्चों को जो स्कूल में नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, उसके बुक्स में जो कुछ भी है वो उसकी डेली वाली नॉलेज से जोड़ा जाए, ठीक है। जो वो रोज़ देखता है, जो रोज़ वो एक्सपीरियंस करता है, उससे अटैच करके, उससे जॉइंट करके पढ़ाया जाए तो बच्चा जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। हमारी जो स्टडी है, जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, हम लोग जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये क्वेश्चन है, ये याद करके कल आना है। इसको बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है NCF 2005 में। बच्चे को रटने के लिए नहीं बोलना, बच्चे को उस क्वेश्चन को समझाना है। जब उसका आंसर बच्चे को समझ आ जाएगा तो उसे याद करने की, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ जब बच्चे के दिमाग में एक्सपीरियंस के बेस्ड पर समझा दी जाएगी, उसके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी, तो हमें बच्चे से कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपको ये क्वेश्चन कल याद करके आना है। हम ऑन द स्पॉट अगर बच्चे को बोलेंगे ना कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो बच्चा जो कुछ भी उसने समझा है उस बेस पर वो उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देगा। इसीलिए जो रटने वाली प्रक्रिया है ना, NCF 2005 ने उसे मना किया है। अगर हम बच्चे को रटवाएंगे तो वो आज याद करेगा और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसे भूल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रह जाए, ठीक है। जो भी हमारा करिकुलम है, ठीक है, वो पाठ्यपुस्तक तक केंद्रित ना रह जाए। अब क्या होता है स्कूल्स में, क्या होता था पहले स्कूल्स में कि जो बुक्स में हमें दिया हुआ है एज इट इज़ टीचर बच्चे को क्लास में रीड कराती थी और उसी को समझा के बच्चे को पढ़ा देती थी। टीचर्स और बुक्स, ये दोनों चीज़ें सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करती हैं। बुक्स सिर्फ एक रास्ता बताने का माध्यम है, क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, ये टीचर बच्चे को उसके एक्सपीरियंस के बेस पर रहकर ही करना चाहिए। पाठ्यपुस्तक पर सिर्फ केंद्रित नहीं रहना चाहिए पढ़ाने के माध्यम से। हम एज अ टीचर, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बुक है, बुक में जो लिखा है हम वो बच्चे को पढ़ा दें, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस के बेस पर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। हमारे जो क्लासरूम है, क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। कोई भी चैप्टर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, आर्ट्स, उर्दू, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। हम उसको एक्टिविटीज़ से जॉइंट करके पढ़ाएं। लचीले का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी होना। मतलब जैसे कि हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी से बच्चे को वो चीज़ ना समझ आए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस एक्टिविटी को हम उसी वक्त
चेंज कर सकें या उसमें कुछ और ऐड कर सकें या उसमें उस चीज़ को निकाल सकें जिस चीज़ से बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। उस एक्टिविटी की जगह दूसरी एक्टिविटी करा सकें ऑन द स्पॉट। ये होता है लचीला। कोई भी एक्टिविटी हम, कोई भी गतिविधि हम तुरंत के तुरंत चेंज कर सकें। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें राष्ट्रीय महत्व, हमारे देश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऐड करने चाहिए। बच्चे के मन में हमारा जो राष्ट्र है, भारत है, उसके प्रति जो जितने भी मूल्य हैं, बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा हर वक्त राष्ट्रीय महत्व को बताने के लिए तैयार हो। आगे चलते हैं, सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब जो NCF 2005 है उसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम ये देख लेते हैं एक बार। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना था। जैसे कि अभी हमने कहा कि बच्चा जो भी कुछ क्लास में सीखता है वो उसके रियल लाइफ से, उसके एक्सपीरियंस से, उसकी डेली लाइफ से अटैच होना चाहिए, ठीक है। पहला उद्देश्य NCF 2005 का यही है कि जो बच्चे की स्कूल में नॉलेज मिलती है और जो डेली लाइफ में वो सीखता है या एक्सपीरियंस करता है या देखता है, उन दोनों चीज़ों के बीच जो दूरी है उसको ख़त्म करना। बच्चे को ये ना लगे कि वो स्कूल पढ़ने जाता है, बल्कि उसको ये लगे कि वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सीखता है, क्लास में टीचर उससे वो पूछता है, उसी के थ्रू उसको नई नई नॉलेज देता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, NCF 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। देखिए, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का मेन मोटिव होता है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, चहुमुखी विकास करना, ठीक है। NCF 2005 का क्या उद्देश्य है कि एक बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसका मॉरल डेवलपमेंट, हर तरह से उसका डेवलपमेंट हो सके सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से। बच्चा रटे ना, कोई भी चीज़ अगर हम बच्चे को रटने के लिए देंगे, ये क्वेश्चन आपको याद करके आना है, तो वो मम्मी की डांट से, टीचर के डर से याद तो कराएगा, लेकिन वो चीज़ उसे सिर्फ 2 दिन याद या ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम तक याद रहेगी, इसके बाद वो उसे भूल जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ टीचर उसे उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर समझाए, ठीक है, उसकी डेली लाइफ से रिलेट कर कर उसे समझाए, तो उसे जब भी वो चीज़ याद करनी होगी या जब भी कोई टीचर या कोई भी अदर पर्सन उससे उस चीज़ के बारे में पूछेगा, तो उसे तुरंत अपनी लाइफ की वो मेमोरी याद आ जाएगी, ठीक है, और वो उसका आंसर कर देगा। आगे चलते हैं, इसके अलावा शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। मतलब क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाए तो वो चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाए, मतलब बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ाए। ये नहीं कि जो टीचर को आता है या जिस तरह से टीचर चाहता है वो उस तरह से पढ़ाए। टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए हमारा जो क्लासरूम है। NCF के अकॉर्डिंग हमारा क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब बच्चा जिस तरीके से है, बच्चा जिस तरह समझ सकता है या बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है उस तरीके से टीचर बच्चे को समझाए, उसे पढ़ाए। ऐसे टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाए जिससे बच्चे को ईजिली समझ आ सके, बच्चा क्लासरूम में एक्टिव रहे और बच्चा हर चीज़ को अपनी प्रीवियस नॉलेज से अटैच करके, जॉइंट करके सीख सके और एक अच्छे व्यक्तित्व का, उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। आगे चलते हैं, NCF 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया। NCF 2005 का निर्माण किसने किया? NCERT द्वारा, ठीक है। इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक, इनके जो निदेशक थे, यानी कि NCF 2005 को जो कंप्लीट किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने सहयोग दिया, वो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में NCF 2005 को कंप्लीट किया गया और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? आत्मज्ञान, या हम कह सकते हैं विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव देके, अलग अलग एक्सपीरियंस देके, ठीक है, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देकर उसको नॉलेज प्रोवाइड कराना। अगर हम क्लासरूम में बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, अगर हम क्लासरूम में बच्चे को बोलने का मौका देंगे, ठीक है, अपने व्यूज़ जो भी बच्चे के होंगे उनको प्रेजेंट करने का मौका देंगे, तो बच्चा उससे जल्दी सीख सकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में टीचर अगर एक बच्चा अच्छा बोलता है तो सिर्फ उसी बच्चे को बार बार मौका दे, ऐसा नहीं है। ऐसे बाकी बच्चों की नज़र में क्या होता है? डल होने लगता है, क्लास में एक्टिव नहीं होते,
ठीक है, वो सोचते हैं कि टीचर तो उसी से पूछता है तो हम क्यों हैंड रेस करें, हम क्यों कुछ कहें। तो बच्चे का ऐसे जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन होता जाता है। टीचर को सभी बच्चों को इक्वल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए क्लासरूम में, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को पूरी क्लास के साथ शेयर कर सकें और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके, जिससे कि उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। NCF 2005 क्या मानता है कि हर बच्चा, ठीक है, दुनिया में चाहे कोई भी बच्चा हो, उसके अंदर अपनी अलग एबिलिटीज़ हैं, अपनी अलग स्किल्स हैं। हर बच्चा किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग है। अगर कोई बच्चा किसी काम में लो है तो वो दूसरे काम में बहुत हाई हो सकता है। अगर एक बच्चे को पढ़ना ढंग से नहीं आता तो हो सकता है कि वो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है वो एक बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो एक दूसरे से अलग होती हैं। बस बच्चों को मौका मिलना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उनको शेयर करने की दूसरों के साथ। आगे चलते हैं, NCF 2005 के प्रमुख सुझाव, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि NCF 2005 की जो मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा का मतलब है कि अगर बच्चा कुछ बताना चाहता है तो वो अपनी मदर टंग में उसे बता पाए, जो लैंग्वेज उसने घर में सीखी है, ठीक है, जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, जो उसके एनवायरनमेंट में बोली जाती है, वो उसी लैंग्वेज का यूज़ करके शेयर कर सके। ठीक है, बच्चे को मातृभाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए कि कोई भी हमारी मातृभाषा हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रांस, पंजाबी, ठीक है। इन लैंग्वेजेस के अलावा अगर हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। क्लासरूम में क्या है, जो हमारी टीचिंग, जो भी हम यूज़ करते हैं, हमारे शिक्षण सूत्र हैं, जिस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाते हैं, उनमें ज्ञात से अज्ञात कर, मतलब जो बच्चा जानता है और जो नहीं जानता उससे उस चीज़ तक हमें ले जाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त, मतलब मूर्त मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखती है, जो उस जगह प्रेजेंट होती है, उससे लेकर जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, जो इलॉजिकल है, जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं दे रही, उस तक हमें बच्चे को ले जाना चाहिए। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, प्रैक्टिकल से होती हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू होती हैं, बुक्स से नहीं होती, रटन प्रणाली से नहीं होती। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जो भी कोई नॉलेज है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन, अगर बच्चे के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चे के पास उस चीज़ की नॉलेज है। इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है, वो नॉलेज नहीं बन सकती। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जो बड़ा बड़ा हम लोग पाठ्यक्रम सिलेबस बना देते हैं, बड़े बड़े करिकुलम्स बना देते हैं, मोटी मोटी किताबें छप कर आ जाती हैं, उनका मतलब ये नहीं होता कि एक बच्चा इन्हें पढ़कर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाएगा या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी। अगर टीचर ने वो इतनी मोटी मोटी 50-60 किताबें पढ़ ली हैं तो टीचर के पास बहुत नॉलेज है। ये बिल्कुल गलत धारणा है, तो इस धारणा को हमें हमेशा रिजेक्ट करना है। आगे चलते हैं, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जितने भी हमारे मूल्य होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें उपदेश नहीं देना, मतलब बच्चों को लेक्चर नहीं देना, लेक्चर मेथड से हमें नहीं पढ़ाना, सिर्फ बच्चों को एनवायरनमेंट देना है। अगर बच्चों को हमें कुछ भी सिखाना है, कुछ भी, तो हमें बच्चे को वैसा एनवायरनमेंट देना है। अगर बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहेगा तो बच्चे को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही एक्वायर कर लेगा सभी चीज़ों को। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाए, बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब निपुण हो जाए, हर चीज़ सीख ले, ठीक है, क्लास में टॉप करे, हर चीज़ में सबसे आगे रहे। तो ये पेरेंट्स की गलत अवधारणा है। बच्चों पर छोटी उम्र में बहुत सारी किताबों का बोझ डाल देना, 2 से 3 किलो का बैग उनको दे देना कि स्कूल जाओ और सारी किताबें रट लो अच्छे से ताकि तुम निपुण हो जाओ हर चीज़ में, तो ये एक गलत चीज़ है। जो भी पेरेंट्स के मन में ये है कि अपने बच्चे को निपुण बनाना है, हर चीज़ में आगे करना है, बहुत छोटी उम्र में उनके दिमाग से ये चीज़ निकालना एक टीचर का काम है। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। अब स्कूल के बाहर, स्कूल में तो आप लोगों ने नॉलेज दे दी, ठीक है, एज ए टीचर आप लोगों ने बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा दिया, हर चीज़ के थ्रू आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की, ताकि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके, ना कि रट सके। लेकिन जो स्कूल के बाहर तनाव है,
ठीक है। घर में इश्यूज़ चल रहे हैं, पेरेंट्स के बीच इश्यूज़ चल रहे हैं, बच्चों को घर में अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा, ठीक है, फ्रेंड्स बच्चे के नहीं बन रहे उसके घर के माहौल की वजह से, पेरेंट्स के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वातावरण से एक टीचर ही है जो बच्चे को बाहर निकाल सकता है, उसके पेरेंट्स से बात करके, उस बच्चे से बात करके, या बच्चे को ऐसे फ्रेंड्स देकर, बच्चों को क्लास में एक्टिविटीज़ में जोड़कर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। मतलब एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो बहस कर सकता है, मतलब लॉजिकल रीजंस देके जो शिक्षा है, जो उसके विचार हैं, उनको सामने ला सकता है। खेल आनंद बाद सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने, बात तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दे। जो भी हम बच्चों को गेम्स वगैरह में एनरोल करते हैं, बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, ग्रुप्स में खेलने के लिए बोलते हैं, ठीक है, वो एक सामूहिक भावना, यानी कि बच्चे के अंदर ग्रुप्स में काम करने की जो एबिलिटी होती है उसे इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, ताकि बच्चा दोस्तों के साथ, लोगों के साथ मिलजुल कर अपना सोशल डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। ना कि इसलिए कि बच्चा रिकॉर्ड्स तोड़ने लगे, चैलेंज करने लगे कि अरे नहीं वो जीतता है तो अब मैं भी जीतूँगा। ऐसा नहीं है। बच्चे को खेल क्यों खिलाया जाता है, ग्रुप गेम्स क्यों सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट हो सके, बच्चा दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना या दूसरों के साथ एक सामूहिक भावना के साथ सीख सके, उसे अच्छे बुरे में फ़र्क पता चल सके। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। ऐसा नहीं है अगर बच्चा लाइब्रेरी में गए तो टीचर अपनी मर्ज़ी से उसे बुक दे देगी कि नहीं आज तुम इसकी जीवनी पढ़ो, आज तुम इसकी बायोग्राफी पढ़ो, आज तुम ये पढ़ो, आज तुम वो पढ़ो। ऐसा नहीं है। अगर बच्चा लाइब्रेरी में गया है तो उसको उसकी मनपसंद चीज़ें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें बच्चों को मनोरंजन का काम नहीं देना, बल्कि ऐसी चीज़ें देनी है जिससे बच्चा खुद क्रिएटिव हो सके। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स को जितने भी संसाधनों की, रिसोर्सेज़ की, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जिन रिसोर्सेज़ की, टाइम टू टाइम अगर टीचर्स के पास वो पहुंच जाएं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जितनी भी हमारी शिक्षा माध्यम परिस्थितियाँ होती हैं, हमारी टीचिंग लर्निंग जो टाइम पीरियड होता है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मातृभाषा का ही यूज़ करके उन्हें पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पनिशमेंट देना और उन्हें गिफ्ट देना, प्राइज़ देना, ये सब एक लिमिट तक होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पनिशमेंट देंगे तो बच्चों के अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा प्राइजेज़ देने लगेंगे जो बच्चों के अंदर की एक्साइटमेंट है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उन्हें पता रहेगा अरे हाँ हमें तो प्राइज़ मिलना है, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, या फिर वो आगे से आगे आएंगे ही नहीं किसी चीज़ में। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जो भी हमारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमें बच्चों को उन्हें यूज़ करने का, किस तरह से उनका यूटिलाइज़ करना है, हमें बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। कल्पना का मौखिक लेखन के अधिक अवसर प्रदान करें। बच्चों को जैसे कि हम ओरल डिक्टेशन वगैरह बोलते हैं, कुछ भी चैप्टर हमने बोल दिया, बच्चों को वर्ड्स याद करने के लिए बोल दिया, फिर हम उनका डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के बच्चों को अवसर देने चाहिए ताकि बच्चे का जो हमारा LSRW वाला फॉर्मेट है वो डेवलप हो सके। और बच्चों को कल्पना, इमेजिनेशन पावर, हमारा हैप्पीनेस का पीरियड लगता है, हैप्पीनेस में स्टोरीज़ वगैरह हम लोग बच्चों को सुनाते हैं। स्टोरी सुनाने के बाद हम बच्चों को इमेजिन करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते, या थोड़े टाइम के लिए बच्चों की आइज़ क्लोज़ करा के बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा मौसम है, अब आप फील कीजिए कि रेन हो रही है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। इस तरीके से बच्चे इमेजिन करते हैं तो उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। बच्चों को ऐसे क्लासरूम में अवसर मिलते रहने चाहिए। जो भी हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए, ठीक है। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण है। जो भी पाठ्यक्रम बनता है वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि 3rd क्लास के बच्चे का जो करिकुलम, जो सिलेबस बना है, जो एक्टिविटीज़ उसके लिए बनाई गई हैं, उसके लेवल की ही ना हो। अब टीचर कराता रहे, बच्चा उसमें इनरोल ही ना हो, बच्चा पार्टिसिपेट ही ना करे। आगे चलते हैं। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। मतलब स्कूल्स में जैसे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के साथ साथ वुमेंस डे सेलिब्रेट होना चाहिए, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए, मदर फादर डे सेलिब्रेट होना चाहिए, ताकि बच्चों के मन में दूसरों के प्रति एक जिम्मेदारी, एक आदर, एक रिस्पेक्ट की भावना डेवलप हो सके। हमारे जितने भी करिकुलम, सिलेबस, जो कुछ भी हो, वॉट एवर,
वो इसी बेस पर होना चाहिए, इसी पर बेस्ड होना चाहिए कि बच्चे का डेवलपमेंट हो। हमें स्कूल जाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक प्रिंसिपल स्कूल आता है, उसके ऊपर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं सिर्फ इसीलिए कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। एक समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए, मतलब हर तरह का बच्चा हो, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का हो, या फिर उसके अंदर कोई भी एबिलिटी हो या ना हो, हैंडीकैप्ड हो, बच्चे को क्लासरूम में एक साथ मिलजुल कर पढ़ाना चाहिए। अब हम NCF 2005 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमारे टेट एग्ज़ाम्स में आए हैं, रिपीट हुए हैं बार बार और आने वाले टाइम में आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज। हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अब तक का एजुकेशन से रिलेटेड जो नवीनतम दस्तावेज़ है वो NCF 2005 को कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था। जो NCF 2005 है वो किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया था, तो हम इस पर भी बात कर चुके हैं, NCERT द्वारा ये तैयार किया गया था। NCERT द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मंत्रालय, हमें यहाँ पर मंत्रालय बताना है तो कंफ्यूज नहीं होना, तो वो मंत्रालय होगा हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ओके, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर हमारे, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में NCF 2005 तैयार किया गया था। NCF 2005 जो है उसका प्रमुख सूत्र क्या है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, NCF 2005 किस फॉर्मूले पर बेस्ड है या टिका हुआ है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा देनी है। NCF 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सभ्यता और प्रगति एक निबंध है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, NCF 2005 इस पर प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCF 2005 में बल दिया गया है। NCF 2005 में किस पर बल दिया गया है, शांति के लिए शिक्षा, मतलब जो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी ना वो शांति के लिए दी जाएगी, ना कि बच्चे को वायलेंट होने के लिए। NCF 2005 में क्या बताया गया है, तो इसका आंसर है NCF 2005 में सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है। NCF 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। NCF 2005 में एक अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक जो आयाम हैं वो हमारा जो अधिगम है, जो हमारी लर्निंग है उसे किस तरह से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, करिकुलम, ठीक है, करिकुलम जो है वो किस भाषा का शब्द है, करिकुलम शब्द जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, तो जो सामाजिक अध्ययन शिक्षा है उसका जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बना था वो 2005 में बना था। NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, लैंगिक मुद्दे और जितने भी हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सबको NCF 2005 के SST के मुद्दों में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। 12th क्वेश्चन है हमारा, NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई, तो NCERT जो नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पर NCF की कार्यशाला आयोजित हुई थी। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे, जो यशपाल शर्मा की समिति थी NCF 2005 को बनाने में उसमें 38 सदस्य थे, 38। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता हमें क्यों है, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, जो हम सोच के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको हम एक्वायर कर सकें, उनकी प्राप्ति हो सके, वो हमें मिल सके, इसीलिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। NCF 2005 का भाषा फार्मूला क्या है, NCF 2005 का जो भाषा फार्मूला है उसे हम त्रिभाषाई फार्मूला कहते हैं। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा बतानी है हमें यहाँ पर क्या है, तो जो हमारी प्रथम भाषा है वो हिंदी है, यानी कि हमारी राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा। द्वितीय भाषा हमारी अंग्रेज़ी हो सकती है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तृतीय भाषा हमारी स्थानीय भाषा, यानी कि पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हम जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया की भाषा हमारी तृतीय भाषा हो सकती है। 17th क्वेश्चन है हमारा, NCF 2005 भी सुझाव दिया गया है
कि सूचना को क्या मानने से बचाया जाए। ठीक है, एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचाया जाए। तो सूचना को, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसे नॉलेज नहीं मान सकते। अगर मेरे पास सूचना है, मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय कोई सूचना है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अंतरिक्ष की कोई मेरे पास सूचना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे पास अंतरिक्ष की नॉलेज है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। तो जो हमारा एनसीएफ 2005 है उनमें किन शिक्षण सूत्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग का सुझाव दिया गया है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो बच्चा जानता है वहाँ से जो बच्चा नहीं जानता वहाँ तक। उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित अर्थ है। जो हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ है कि बच्चे का जो जीवन है स्कूल का, उसको उसके रियल लाइफ से जोड़ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों ज़रूरी हैं। अब बच्चा क्लासरूम में कोई गलती करता है तो वो क्यों ज़रूरी है, ताकि हम ये देख सकें, हम एज अ टीचर ये समझ सकें कि बच्चा कहाँ पर कमज़ोर है, वो क्या चीज़ नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, फिर वहाँ से उसका ओवरकम जो है वहाँ से उसे हम कर सकें। शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है। इसका अर्थ होता है शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनसीएफ का सूत्र है। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चों का बैग्स का वज़न है, जो पाठ्यचर्या, जो सिलेबस, जो करिकुलम का वेट बच्चों के सर पर हम टीचर्स ने या हम पेरेंट्स ने डाल रखा है ना, उसको कम करना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। जो हमारा मैथ्स हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं एज अ टीचर, उनका केंद्र क्या होना चाहिए कि जो भी बच्चे के टॉपिक्स हैं ना मैथ में, ठीक है, वो उनकी डेली लाइफ से जोड़ना। प्लस सिखा रहे हैं हम बच्चों को, तो बच्चे ने अपने घर में कर्टेंस काउंट किया। आप होमवर्क दे सकते हैं, आपके घर में कितने कर्टेंस हैं। कर्टेंस नहीं है, आपके घर में कितनी विंडोज़ हैं, आपके घर में कितने गेट्स हैं, आपके घर में टोटल कप्स कितने हैं, कितनी प्लेट्स हैं। इससे बच्चा प्लस करना सीख सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चे को काउंटिंग भी इसी तरीके से सिखा सकते हैं। हम बच्चे से पूछेंगे, अगर हम काउंटिंग सिखा रहे हैं बच्चे को 100 तक, या फिर हम 500 तक बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो हम बोलेंगे आप स्कूल से घर जा रहे हो या घर से स्कूल आ रहे हो, तो आप अपने स्टेप्स काउंट करते हुए आइए, स्टेप्स काउंट करते हुए जाइए। कितने स्टेप्स में आप अपने घर पहुंचते हो, कितने स्टेप्स में आप अपने स्कूल पहुंचते हो। इस तरीके से हम बच्चे को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का क्या मतलब है, मतलब एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि जो हम मैथ्स बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें मैथ्स क्या होनी चाहिए, सुगमता और इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी वर्ड है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारा गोल है, हम उसको प्राप्त कर सकें। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है। एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, मतलब एक चीज़ हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उससे अटैच करके, उससे लिंक करके हम दूसरी चीज़ भी बच्चे को सिखा सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है। सीखना क्या है, ठीक है, तो सीखना एक मानसिक विकास है, शिल्प कला है, केंद्र है और व्यावसायिक ज्ञान देना है बच्चे को। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। जो एनसीएफ 2005 था हमारा, तो उसमें जो भी एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं उनके संबंध में या उनसे रिलेट करके कौन सी परीक्षा के लिए सुधार दिए गए थे, सुझाव दिया गया था। तो जो हमारा क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो एग्ज़ाम्स हो वो ऐच्छिक होने चाहिए, यानी कि इलेक्टिव होने चाहिए। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है, करके सीखने पर। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा प्रैक्टिकल करेगा तभी तो वो सीख पाएगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। जो आर्ट एजुकेशन है बच्चे की, एनसीएफ 2005 का क्या उद्देश्य है उसे स्कूल्स में जोड़ने का, ताकि जो बच्चा है वो अपनी कल्चर को सीख सके। ठीक है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक है उसमें किस बात का महत्व दिया गया है, तो उसमें बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। ये विचार कब आया था, तो ये विचार 1993 में आया था।
अब जो हमारा NCF 2005 है, सबसे पहली चीज़ उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो NCF 2005 का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, ठीक है, वो है शिक्षा बिना बोझ के या फिर लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, या हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं सीखो बिना बोझ के। तो ये इसका फॉर्मूला सूत्र भी है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है। उसके बाद हम देख लेते हैं NCF 2005 यानी कि 2005 में आने से पहले NCF कितनी बार आया है और कौन कौन से ईयर में आया है। NCF 2005 आने से पहले NCF 3 बार आया है, 1975 में, 1988 में, और लास्ट थर्ड जो हमारा आया था वो 2000 में आया था। NCF 2005 किस लेख पर आधारित है? रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है, ठीक है, सभ्यता और प्रगति, उस लेख पर आधारित है NCF 2005। किसकी अध्यक्षता में हुआ? यशपाल जी की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें 23 मेंबर्स थे यानी कि 23 सदस्य थे। इसके जो निदेशक थे, निदेशक में और अध्यक्ष में कंफ्यूज मत होइएगा, निदेशक हम जो हैं हमारे वो कृष्ण कुमार जी हैं और जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे यशपाल जी, ठीक है। इसमें कहा गया था कि जो क्लास 10th में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऐच्छिक होंगे। HMRD यानी कि ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट, HMRD के अंतर्गत NCF 2005 बनाया गया था। इसे नवीनतम दस्तावेज़ कहा जाता है। इसको जो ट्रांसलेट किया गया था, इसका जो अनुवाद किया गया था वो 8वीं अनुसूची में किया गया था, ठीक है। NCF 1975 में किस पर जोर दिया गया था? जैसे कि NCF 2005 दिया गया शिक्षा बिना बोझ के, जिसका सूत्र था, लेकिन NCF जो 1975 में आया था, 1975 में आया था, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया उसमें, ठीक है, जो हमारी समावेशी शिक्षा है उस पर जोर दिया गया। NCF 2005 में हमारा सूत्र था शिक्षा बिना बोझ के, इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो जो हमारा NCF 2005 का जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना ही है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं NCF 2005 से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन कवर हो गए। आई होप कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा।